सो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज ऑन सीसैट एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सीरीज जिसमें हम सीसैट 2017 में पूछे गए पैसेजेस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच पार्ट 1 कंप्लीटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 2। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आपको पैसेजेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं। सी जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से हैं दे कैन मे बी रिलाई ऑन न्यूमेरिकल्स फॉर द सीसैट पेपर, बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स पर रिलाई करना ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड हर साल यूपीएससी के सीसैट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। सो यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन न्यूमेरिकल्स ऑल टुगेदर पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए। एंड मोर ओवर आई हैव पर्सनली सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनका पेपर 1 में अच्छा स्कोर रहता है हर साल, बट पेपर 2 ना क्लियर होने की वजह से दे आर ऑलवेज आउट ऑफ द प्रीलिम्स। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स डर की वजह से डोंट इवन टच द पैसेजेस, बट पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्रैक करने की टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगा उसको सीखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप न्यूमेरिकल्स से पहले पैसेजेस को अटेम्प्ट करेंगे। सी ये टेक्निक मैंने पर्सनली डिस्कवर करी है एंड काफ़ी टेस्टिंग के बाद मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द कोचिंग पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए बस वही ओल्ड टेक्निक्स बताते रहते हैं कि पैसेजेस को अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। बट टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली एग्जाम में प्रेशर की वजह से और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ये सब बोलने की बातें हैं, बट ये टेक्निक इतनी एडवांस्ड है कि आपको पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेज को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले कि आप मेरे वर्ड्स को लिटरली लें, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मेथड 90 to 95% एक्यूरेसी आपको दे सकता है। मतलब 4 to 5% या 5 to 10% पैसेजेस ऐसे होंगे पेपर में जिनके लिए आपको पैसेजेस को पढ़ना पड़ सकता है, बट अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आप अप टू 99% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं विद दिस मेथड। सो हेयर कम्स द फर्स्ट पैसेज फ्रॉम सीसैट 2017 एंड अगेन मैं पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। नाउ क्योंकि हमें पैसेज को नहीं पढ़ना है तो वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन लाइक अ जीएस पेपर 1 क्वेश्चन। ओके, so which among the following is the most logical and essential message conveyed by the above passage? All the problems of governance can be solved by using digital technologies. Speaking of digital technologies is speaking of our life and living. Our creativity and imagination cannot be expressed without digital media. Use of digital systems is imperative for existence of mankind in the future. अब अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया है ऑल। इसका कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स डिजिटल टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है। इसका मतलब ये हो गई एक्सट्रीम स्टेटमेंट और ये एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। समवट न्यूट्रल और बैलेंस स्टेटमेंट है, सो वी विल कीप इट ऑन होल्ड। आवर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विदाउट डिजिटल मीडिया। अगेन एक नेगेटिव और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब है कि डिजिटल मीडिया के बिना हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बाहर ही नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे मीन्स हैं डिजिटल मीडिया के अलावा जिससे हम अपनी इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग एंड कैन बी एलिमिनेटेड। लास्ट स्टेटमेंट, यूज ऑफ डिजिटल स्टेटमेंट्स इज इम्पेरेटिव फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इन द फ्यूचर। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब है कि डिजिटल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड की एग्जिस्टेंस के लिए ही। सो ये भी इजीली एलिमिनेट हो गई। सो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टेटमेंट बी में 2 क्लूज और हैं फॉर बीइंग द आंसर। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कुछ आइडेंटिफायर्स हैं जो हमें आंसर की तरफ ले जा सकते हैं। एंड पहला यहां पर क्लू है कि इस स्टेटमेंट की लेंथ मिनिमम है अमंग ऑल द 4 स्टेटमेंट्स। और दूसरा क्लू यहां पर यह है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये थोड़ी वेग सी लगती है। मतलब कि इसका मतलब समझने के लिए आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। So this again is a kind of, you can say, identifier for this statement to be the answer. Another passage from CSAT 2017. Let's go to the questions. Now वीडियो को पॉज करके एक बार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। I will straight away come to the explanation. Now again we will solve this question like a GS paper 1 question. अगर आप पहली स्टेटमेंट देखेंगे तो emergence of powerful mass leaders is essential to create sub-national political entities and thus ensure successful devolution and decentralization. तो यहां पर एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया है, that is essential, कि मतलब पावरफुल मास लीडर्स के बिना
डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज एलिमिनेटेड बिकॉज ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट को देखें तो अपर टायर ऑफ गवर्नमेंट शुड इम्पोज डेवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन रीजनल कम्युनिटीज बाय लॉ और अदरवाइज। अगेन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि अपर टायर ऑफ गवर्नमेंट को इम्पोज करना चाहिए डेवोल्यूशन को और डिसेंट्रलाइजेशन को। सो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने की वजह से ये भी एलिमिनेट हो गया। नाउ स्टेटमेंट सी, devolution to be successful requires a democracy in which there is a free expression of the will of the people at the lower level and their active participation at the grassroots level. Now if you see this statement, ये काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, काफी प्रो डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है एंड काफी ज्यादा न्यूट्रल स्टेटमेंट है। सो मोस्ट लाइकली टू बी द आंसर। इससे पहले ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं। फॉर डेवोल्यूशन टू टेक प्लेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इन मासेज इज एसेंशियल। देखिए ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि रीजनलिज्म हमेशा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है। लाइक रीजनलिज्म इज ऑलवेज एंटी डेमोक्रेटिक, राइट? एंड यूपीएससी कभी भी ऐसे ऑप्शन को आंसर नहीं बनाएगा जो एंटी डेमोक्रेटिक हो। सो इट विल ऑलवेज पुट एन आंसर विच इज गुड, पॉजिटिव एंड इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो अनदर पैसेज, लेट्स सी द क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को एक बार पढ़ लिया होगा। I will straight away come to the explanation. अगर आप स्टेटमेंट ए को देखें, इनोवेशन एंड R&D इज द ओनली वे टू रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इनोवेशन और R&D एकमात्र तरीका है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को कम करने का। सो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई एंड इट कैन बी eliminated. Statement B, every rapidly growing country needs to minimize the divergence between productivity in agriculture and other sectors. Now let's keep this statement on hold for a moment. Coming to statement C, inclusive innovation and R&D can help create an egalitarian society. See, this is a very positive statement and यहाँ पर UPSC के दो favorite words का use किया गया है. One is inclusive and other is egalitarian. And moreover, if you see this statement, इसमें किसी भी तरह की controversy नजर नहीं आ रही. But just keep it on hold for a moment again. Now, statement D, rapid urbanization takes place only when a country's economic growth is rapid. Again एक extreme statement है कि rapid urbanization तभी हो सकती है अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड हो. सो दिस कैन बी एलिमिनेटेड. अब हमें कंपेयर करना है बी और सी को. अब अगर आप स्टेटमेंट बी को देखें तो यहां पर अगेन एक एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, एवरी. मतलब हर रैपिडली ग्रोइंग कंट्री को डाइवर्जेंस कम करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में और बाकी सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी में. हो सकता है कि ये इंडिया के केस में अप्लाई होता हो, बट हर कंट्री के केस में ये चीज अप्लाई होगी ऐसा हम नहीं बोल सकते. सो इफ यू कंपेयर बी एंड सी, वैसे भी तो सी स्टेटमेंट सीम्स टू बी एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. इसमें किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है. सो ऑप्शन सी कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर. बट स्टिल आपको थोड़ा डाउट है, यू कैन अगेन रीड द पैसेज एंड वेरीफाई योर आंसर. अनदर पैसेज, लेट्स सी द क्वेश्चंस. नाउ अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स शुड नेवर बी यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर. देखिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को कभी भी मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज ही नहीं करना चाहिए. सो इस स्टेटमेंट को आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एलिमिनेटेड. नाउ इफ यू एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट, यू विल स्ट्रेट अवे रीच द आंसर and the answer is B. But let's read the other statements as well. Now one of the aims of the sustainable agriculture is to ensure minimal ecological imbalance. So second statement में कोई problem नहीं है and this is absolutely correct. Botanical pesticides are more effective as compared to synthetic pesticides. थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज अगर आपने जनरली भी पढ़ा हो तो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट ऑब्वियसली उनकी इफेक्टिवनेस बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स और बायोपेस्टिसाइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. सो आंसर कम्स आउट टू बी बी, दैट इज 2 only. Now again another question from the same passage. Which of the following statements are correct regarding biopesticides? Now biopesticides को GS पेपर 1 जो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. They are not hazardous to human health. Absolutely. So first statement is correct. They are persistent in the environment. No. Second statement is incorrect because biopesticides biodegradable होते हैं and only synthetic pesticides are persistent in the environment. So second statement is wrong. Now अगर second statement गलत है तो B भी eliminate हो गया and D भी eliminate हो गया. So answer is either A or C. Now we have to check for third statement. They are essential to maintain the biodiversity of an ecosystem. Again ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि बायोपेस्टिसाइड्स जरूरी हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है. बायोडाइवर्सिटी को
मेंटेन करने में वो हेल्प कर सकता है, बट एसेंशियल है ये कहना एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा. सो इस वजह से ऑप्शन 3 गेट्स एलिमिनेटेड. सो द आंसर कम्स आउट टू बी ए, दैट इज 1 only. Now another passage. Let's come to the question. Which among the following is the most logical corollary to the above passage? Increasing the efficiency of farm to fork value chain is necessary to reduce the poverty and malnutrition. Seems to be an okay statement. Let's put it on hold. Increasing the agricultural productivity will automatically eliminate the poverty and malnutrition in India. See, ये एक extreme statement है क्योंकि ये कह रहा है कि agricultural productivity अगर बढ़ गई तो उससे automatically poverty और malnutrition eliminate हो जाएगा. So this is an extreme statement and incorrect statement. So it can be eliminated easily. India's agricultural productivity is already great and it is not necessary to increase it further. Again, a very irrelevant statement, so can be eliminated. Allocation of more funds for social welfare and poverty alleviation programs will ultimately eliminate the poverty and malnutrition in India. Again, a very extreme statement. मतलब अगर social welfare और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में सिर्फ फंड्स बढ़ाने से पॉवर्टी अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगी और मालन्यूट्रिशन भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो देखिए, दिस इज अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इररेशनल स्टेटमेंट, सो कैन बी एलिमिनेटेड. सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए. नाउ ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा एंड इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा. एंड इसमें प्लीज इसका पैसेज मत पढ़िएगा क्योंकि ये पैसेज आपको यूपीएससी ने आपका टाइम पास करने के लिए दिया है. सो इट्स बेटर कि आप इस पैसेज को बिना पढ़े ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें. नाउ अनदर पैसेज. व्हाट डज द अबव पैसेज इंप्लाई? सी, इस पैसेज की इंप्लीकेशन के लिए भी आपको इस पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखिए कैसे. इन अ डेमोक्रेसी फोर्स इज द मेन फिनोमिनन इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी. साफ पता चल रहा है कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी में फोर्स सबसे मेन चीज है अगर आपने सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करना है. आप इसको इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज गॉन. In a mature democracy, force to a great extent is the main phenomenon in the actual exercise of sovereignty. Again, यहां पर इसने कहा है mature democracy and यहां पर इसने कहा है कि force has to be used to a great extent. Again, an extreme statement, eliminated. In a mature democracy, use of force is irrelevant in the actual exercise of sovereignty. Again, an extreme statement that force should not be used at all. मतलब force का use irrelevant है sovereignty को की actual exercise में. So again, C is an extreme statement, so this statement can also be eliminated. Last statement. In a mature democracy, force is narrowed down to a marginal phenomenon in the actual exercise of sovereignty. This is a balanced statement and obviously better than rest of the three statements. So this statement is the most appropriate statement. So option D is the right answer here. Okay, so now let's have a look at this question which is related to this passage. What does the above passage imply? So again हमें find out करना है कि इस passage की implication क्या है. But of course without reading the passage. Resource-based conflicts are always politically motivated. Again the use of word always, which is an extreme word. So this statement can be eliminated. There are no political solutions to resolve environmental and resource-based conflicts. Again this is an extreme statement, a negative statement कि political solutions है ही नहीं एनवायरमेंटल और रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए. सो अगेन दिस स्टेटमेंट कैन बी एलिमिनेटेड. एनवायरमेंटल इश्यूज कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेसेस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. लेट्स पुट दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड. अगेन अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट एंड कैन बी एलिमिनेटेड वेरी इजीली. सो हियर द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी. Okay, so now let's have a look at this question. Which among the following is the most crucial message conveyed by the above passage? The ideas of purity and pollution are so deep-rooted that they cannot be removed from the minds of the people. This is a negative statement and you can easily eliminate it. People have to perceive toilet use and pit emptying as clean and not polluting. So this is a positive statement. Let's put this on hold. People cannot change their old habits. Very negative statement, can be eliminated. People have neither civic sense nor sense of privacy. Again a negative statement, eliminated. Now here very easily option B comes out to be the answer. But अगर आप यहाँ पर पैसेज को पढ़ेंगे तो you are actually going to waste a lot of your time. And trust me, UPSC ने ये पैसेज आपका सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिया है. So this is the end of the video. I hope वीडियो देखकर आपको मजा आया होगा. एंड अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा
तो कमेंट्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन सीसैट पैसेजेस.